हेलो। एक ऑनलाइन संपत्ति ब्यौरा फॉर्म भरने से पहले यह काम जरूर करें, नहीं तो पड़ेगा पछताना। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति ब्यौरा का फॉर्म भरना है। संपत्ति लाइब्रेज एंड एसेट डिक्लेरेंस का फॉर्म भरना है। सभी इम्प्लॉयज को भरना अनिवार्य है, सभी शिक्षकों को भरना अनिवार्य है। जब तक नहीं भरेंगे तब तक आपके जनवरी माह का वेतन का भुगतान नहीं होगा। तो तो आइए जानते हैं कि संपत्ति ब्यौरा के फॉर्म में को कैसे भरना है। ऑफलाइन पहले भर ले, उसके बाद ऑनलाइन नहीं भरे। तो संपत्ति ब्यौरा का फॉर्म मेरे पास एक पीडीएफ है उस पीडीएफ के अनुसार देखेंगे और जानेंगे कि संपत्ति ब्यौरा का फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से कॉलम भरने हैं और कौन कौन से फॉर्म कौन कौन से कॉलम नहीं भरने हैं, कौन से कॉलम में क्या भरना है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ऊपर में आपको दिया हुआ है कि डिक्लेरेंस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। पूरा डिटेल जानते हैं उससे पहले मैं हूं कौशल, आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए, सबसे पहले आपको अपना नाम भर लेना है और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, फिर एज और फिर एड्रेस, फिर जो वर्किंग कंडीशन है, प्रेजेंटली वर्किंग कंडीशन किस एम्प्लॉय के रूप में आप कार्य कर रहे हैं उसको आपको यहाँ भरना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिर कॉलम में तो डिस्क्रिप्शन है, सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, सेल्फ है, सपोज नेम है, डिपेंडेंट नेम है, डिपेंडेंट नेम 2 है, डिपेंडेंट नेम 3 है। सबसे पहले चीज डिस्क्रिप्शन में है आपका कैश। तो पहला कॉलम है कैश। कैश में आपके पास जो अमाउंट कैश होगा आपके पास, तो सेल्फ में आपके पास हो जाएगा। सपोज में जो आपकी पत्नी है वो हो जाएगा। डिपेंडेंट आपके बच्चे हैं 1 2 3 जो भी आपके बच्चे हैं एडीसी, उसके पास कितना कैश है वो सारी चीजें आपको इसमें दिखा देना है। उसके बाद दूसरा कॉलम है डिपॉजिट इन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में। तो आपका बैंक में कितना डिपॉजिट है, कितना जमा है, आपके नाम पर कितना है, आपकी पत्नी के नाम पे कितना है, बच्चे के नाम पे कितना है, आपको सब में दिखा देना है। उसके बाद पूछ रहा है बॉन्ड्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर एंड शेयर्स इन कंपनी। जो कंपनियों का बॉन्ड्स होता है, डिवेंचर होता है और शेयर होता है। तो कंपनियों का एक चीज यदि आपके पास है, आपके पास है, आपकी पत्नी के पास है या बच्चे के पास है, के नाम पे है, तो आपको इसमें आपको लिख देना। फिर क्या कह रहा है कि अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनएसएस पोर्टल, सेविंग, एलआईसी पॉलिसी। यदि आपके पास या के पत्नी या बच्चे के पास किसी प्रकार का एनएसएस है, पोर्टल है, एलआईसी पॉलिसी है, सेविंग्स है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद पांचवा कॉलम है। पांचवें कॉलम में मोटर बाइसाइकिल डिटेल्स ऑफ मेक एडीसी। तो इसमें आपको के पास यदि कोई गाड़ी है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, तो उसकी चर्चा इसमें कर देनी है और उसका कॉस्ट भी इसमें आपको लिख देना। यदि आपके नाम पे है तो अपने वाले में, पत्नी के नाम पर है तो पत्नी वाले में, और यदि बच्चे के नाम पे है तो उसे बच्चे वाले में। उसके बाद ज्वेलरी गिफ्ट डिटेल ऑफ वेट एंड वैल्यू। तो छठे नंबर में आपके पास कोई गहना है, सोना है, चांदी है, हीरा वगैरह जो भी है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। अपने सेल्फ में है तो सेल्फ वाले में, पत्नी के पास है तो पत्नी वाले में और से बच्चे के पास है तो बच्चे वाले में। अदरवाइज नहीं है तो उसे नो 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 कर देंगे। अदर एसेट्स सच एज वैल्यू ऑफ क्लेम इंटरेस्टेड। तो इसमें आपको यदि कोई अदर एसेट्स या सच वैल्यू है तो उसको आपको इसमें से लिख देना है। उसके बाद आपको आ जाना है डिटेल ऑफ
इमूवेबल एसेट जो स्थायी संपत्ति होता है उसमें आपको फिर पूछ रहा है बी कॉलम में ए कॉलम की एग्रीकल्चर लैंड सर्वे नंबर एक्सटेंट मेजरमेंट करेंट मार्केट वैल्यू। तो इसमें आपको यदि आपके पास है तो सेल्फ में है तो सेल्फ वाले में है, पत्नी के नाम पे है तो पत्नी वाले में, बच्चे के नाम में है तो तो बच्चे के नाम वाले में आपको लिख देना है। ठीक है उसके बाद आपको को अदर ईटीसी में लिख देना है उसके बाद यदि नॉन एग्रीकल्चर है तो उसके बारे में आपको डिटेल दे देना है। उसका लोकेशन, सर्वे नंबर, एक्सटर्नल मेजरमेंट वगैरह, करेंट मार्केट वैल्यू लिख देना है। उसके बाद यदि आपके पास कोई बिल्डिंग है, कमर्शियल, रेसिडेंशियल है तो आपको उसका एड्रेस वगैरह, सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर और मेजरमेंट नंबर और करेंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का वैल्यू आपको लिख देना है। यदि आपके पास चौथा नंबर में हाउस है, अपार्टमेंट है या है तो आप उसके लोकेशन नंबर, सर्वे नंबर, डोर नंबर, एक्सटेंट, टोटल मेजरमेंट और करेंट मार्केट वैल्यू भी आपको यहाँ पर लिख देना। उसके बाद अदर सच इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी कोई है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। अब आता है आपका डिस्क्रिप्शन यानी कि लायबिलिटीज। यदि आपके पास कोई लोन है, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक्स, यदि आपके पास कोई लोन अमाउंट है, यदि आपने कोई बैंक से कर्जा लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको उसके बारे में लिख देना है लोन किस बैंक से है तो इस बैंक का नाम लिख देना है और अमाउंट कितना का लोन है उसको लिख देना है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यदि कोई इंस्टीट्यूट से आपने से लोन ले रखा है तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल आपको दे देना है। गवर्नमेंट ड्यूज कोई है, यदि आपने से HRMS पोर्टल वगैरह से कोई लोन लिया हुआ है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर दे देना है। ड्यूज टू डिपार्टमेंट डीलिंग विथ सप्लाई ऑफ वाटर, यदि आपके पास कोई वाटर सब अपार्टमेंट है में रहते हैं और उस अपार्टमेंट का वाटर सप्लाई बिल बाकी है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। ड्यूज टू डिपार्टमेंट डिटेल्स डीलिंग विथ सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, यदि आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उस अपार्टमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। ड्यू टू डिपार्टमेंट डीलिंग विथ टेलीफोन, यदि आपके पास टेलीफोन के डिपार्टमेंट के द्वारा कोई टेलीफोन की सुविधा दी गई है तो उसके बारे में आपको उसका बिल के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर भी डिपार्टमेंट के द्वारा आपके पास कोई अपार्टमेंट वगैरह कोई दिया हुआ है, कोई फ्लैट वगैरह दिया हुआ तो है और उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है तो उसके बारे में लिखना है। डिश टू डिपार्टमेंटल डीलिंग विथ सप्लाई वाटर के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ड्यू टू डिपार्टमेंट डीलिंग विथ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, यदि गवर्नमेंट के द्वारा कोई आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट सुविधा दी गई है और उसका बिल आपके पास बाकी है तो आप उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद तीसरा है कि इनकम टैक्स अदर ड्यूज टू ऑफ एनी, यदि इसके अलावा भी आपके पास कोई ड्यूज है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख दीजिए। फिर यहाँ पर दिया कि इनकम टैक्स इंक्लूडिंग charges also indicate the assessment year up to which income tax return, यदि आपके पास असेसमेंट ईयर का इंक्लूडिंग इंचार्ज है टैक्स, इनकम टैक्स इंचार्ज है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर और अपना पैन नंबर इसमें लिख के इसमें नील कर देना है। अब हेल्थ टैक्स यदि कोई है आपके पास उसके बारे में यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद हेल्थ टैक्स कोई है तो उसके बारे में लिख देना है। कोई प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है तो उसके बारे में लिख देना है। फिर आपको नीचे में आ जाना है और आपका अपना पर्सनल डिटेल भरना है। यहाँ पर पूछ रहा है GPF CPF PR प्रान नंबर तो आपको इसमें लिख देना है। फिर आधार नंबर पूछा गया है तो लिख देना है। फिर पैन नंबर लिख देना है। फिर जेंडर लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। क्लास ग्रुप का नाम लिख देना है।
हेडर एजुकेशन लिख देना है, होम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। अब बस नीचे में अपना सिग्नेचर कर देना है और मोबाइल नंबर, डिजाइनेशन लिख देना है और डिपार्टमेंट लिख देना है। बस आपका जो डिक्लेरेंस है असिस्ट एंड लेवरेज का, बस इतना ही फॉर्म है। इसमें आपको भर देना है और भर करके डिपार्टमेंट को समय में जमा कर देना है 3 कॉपी में टाइप करा के, ताकि आपको अपना जनवरी का पेमेंट सही समय पर मिल सके। और आपके पास के नाम पर कोई भी संपत्ति है, आपके डिपेंडेंट के नाम पे कोई भी संपत्ति है, तो आप उसे छुपा कर न रखें, उसे आप फॉर्म में जरूर भरें, अन्यथा बाद में आपको खूब परेशानियों का सामना न करना पड़ सकता है। तो आप सबसे एक सिंपैथी के तौर पर रिक्वेस्ट है कि आप अपने संपत्ति की ई ब्यौरा में फॉर्म संपत्तियों का मूल्यांकन सही करें, सही फॉर्म में भरें, ताकि आपके ऊपर कोई आय से अधिक संपत्ति का मामला न बने। तो आप सबों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और यदि मेरा वीडियो फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिएगा।